Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn a very important topic in organic chemistry, electrophilic aromatic substitution, commonly known as EAS. Let's start with simple introduction. तो DPCHE 301 DSC पेपर के यूनिट 2 के अंदर हम EAS के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि व्हाट इज द ईएएस, बाय ईएएस द टिपिकल रिएक्शन फॉर बेंजीन। तो इन सभी टॉपिक की हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ईएएस। इससे पहले हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन सबस्ट्रेट बाय इलेक्ट्रोफाइल सच लाइक रिएक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपका सबस्ट्रेट एरोमेटिक कंपाउंड है, उस केस में उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाएगा। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में किसी एटम और ग्रुप का रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता है, तो उस केस में उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाएगा। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, व्हाई ईएएस इज टिपिकल रिएक्शन फॉर बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स। यानी कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए ईएस रिएक्शन एक टिपिकल रिएक्शन क्यों है। तो बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरफ होता है, जहां पे कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वहां पे प्रेजेंट होती है। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है, और ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एक्चुअली हम बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू हम बेंजीन कंप्लीट जो कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज है वो वहां पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम बेंजीन का वहां पे एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव ईएस रिएक्शन क्यों वहां पे देते हैं। तो जब कोई पाई बॉन्ड एलिफेटिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक हम यहाँ पे अल्किल ले रखा है, अल्किल में आप देख सकते हैं एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड वो लूजली हेल्डेड होते हैं क्योंकि ड्यू टू वीक वीक ओवरलैपिंग वहां पे वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी किसी आप अल्किल कंपाउंड की किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे जो एडिशन रिएक्शन होते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आपको मालूम है जो पाई बॉन्ड है वो वहां पे ब्रेक होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। तो वहां पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे इस ऐसे एक एडिशन प्रोडक्ट आपको वहां पे मिलेगी। वैसे ही अगर आप किसी बेंजीन बेंजीन में भी एक सिग्मा बॉन्ड है, वहां भी तीन पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वहां भी एडिशन प्रोडक्ट एडिशन रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर होनी चाहिए, बट वो वहां पे एडिशन रिएक्शन वहां पे नहीं देती। नो डाउट बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे, लेकिन वो डेक्स्ट्री कंडीशन में जनरली देती है। अगर मान लो एडिशन रिएक्शन होती है, यानी कि बेंजीन में कोई पाइप बॉन्ड ब्रेक हो गए, वहां पे एडिशन प्रोडक्ट वहां पे, तो हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट होगी। तो एडिशन रिएक्शन के कंपेयर में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वहां पे ज्यादा होती है, क्योंकि वो वहां पे एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहां पे देती है। तो बेंजीन में से हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है वो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होगा, और वहां पे एक स्टेबल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहां पे होगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर में बेंजीन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन वहां पे नहीं देती है, क्योंकि वहां पे जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज होते हैं कंटिन्यूसली। इसलिए तो बेंजीन वहां पे हमने बताया कि वहां पे दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ओके, तो ये बात हो गई कि वाई ई एस ट्रिपल रिएक्शन फॉर बेंजीन और इस डेरिवेटिव्स। अब हम डिस्कशन करते हैं कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों देती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देती है। तो हमने पहले ही बता दिया, तो जो बेंजीन में है जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन वो लूजली हेल्डेड होते हैं, तो इजीली वो पोलराइज होते हैं। इजीली पोलराइज होने के कारण वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट जनरली उसी को उस स्पेसिस को ही करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में नॉर्मली जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वही वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होते हैं। इसलिए वहां पे बेंजीन ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही जनरल केस में वहां पे देती है। तो हम पर्टिकुलर
मॉडल के साथ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं ये सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क है, सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क, जहाँ पे सामने से जो ऑर्बिटल होती है एडजेसेंट कार्बन एटम की, एस और पी एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग ओवरलैप करने के कारण वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क के कारण बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, जो बेंजीन को एक प्लेनर फॉर्म में रखता है। अब डिस्कस करते हैं पाई जैसे हमने सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क की बात की, वैसे हम पाई बॉन्ड फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो पाई पाई जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एडिशन कार्बन एटम की जो पी ऑर्बिटल्स है वो साइड से वहां पे ओवरलैप करते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस है जो पी ऑर्बिटल है उसके अरेंजमेंट कैसे होता है। तो जो आपने जो हमने जो बात की जो सिग्मा फ्रेमवर्क की, जो प्लेनर फॉर्म में होता है, और जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन की वो परपेंडिकुलर होते हैं सिग्मा फ्रेमवर्क से, और यहाँ से साइड में से वो ओवरलैप करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वीक ओवरलैपिंग होगी, वीक वहां पे एट्रैक्शन होगी, जिसके कारण वहां पे एक वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो जो प्लेनर जो सिग्मा फ्रेमवर्क है उसकी दोनों साइड पॉसिबल है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड पॉसिबल है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सैंडविच जैसे आपको एक सिचुएशन वहां पे मिलेगी जहाँ पे जो बीच में सिग्मा फ्रेमवर्क है और उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वहां पे जनरेशन होगा ड्यू ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। ओके, तो दोनों साइड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पे जनरेट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि आप कह सकते हैं बेंजीन एज ए वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और हमें मालूम है कि न्यूक्लियोफाइल के साथ ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल ही वहां पे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर, इसलिए बेंजीन पे ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल ही वहां पे अटैच होगा, यानी कि आप कह सकते हैं बेंजीन ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। और नॉर्मल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर बात कर रहे हैं। ओके, यानी कि बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के वो अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा वहां पे। अब बात करते हैं जब बेंजीन पे, जैसे कि हम यहाँ पे जब बेंजीन पे किसी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू वहां पे होता है, तो वहां पे जो सी एच बॉन्ड ब्रेक होता है और सी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेकिंग ऑफ सी एच बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ सी बॉन्ड की जो पॉसिबिलिटी है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ ये रिएक्शन, यानी कि आपकी जो ये रिएक्शन टू स्टेप में होनी चाहिए, या तो वन स्टेप में होगी या तो टू स्टेप प्रोसेस होनी चाहिए। तो वन स्टेप प्रोसेस के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि आपका जो बेंजीन है जहां पे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, यानी कि सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करता है तो उस केस में बेंजीन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके वहां पे अटैच हो जाएगा और आपको एक स्टेबल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देगी। लेकिन अगर वन स्टेप में प्रोसेस होती है तो वहां पे एक ट्रांजेक्शन स्टेट आपको वहां पे मिलेगा, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड वो साइमल्टेनियसली प्रोसेस होगी। इसे आप कांस्टेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन। तो हमें मालूम है SN2 रिएक्शन एक वन स्टेप प्रोसेस है जहाँ पे एक ट्रांजेक्शन स्टेट वहां पे मिलता है, जहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड ओल्ड बॉन्ड और एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड की जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होती है। तो कुछ इस तरफ वहां पे प्रोसेस ये पॉसिबिलिटी है, या तो ये वन स्टेप प्रोसेस हो सकती है। अगर हम टू स्टेप प्रोसेस की बात करें जस्ट लाइक SN1 रिएक्शन, तो स्टेप वन जहाँ पे जनरेशन ऑफ एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अगर टू स्टेप में प्रोसेस होती है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी उसकी हम डिस्कशन करते हैं। तो टू स्टेप प्रोसेस, तो स्टेप वन में जनरेशन ऑफ एरेनियम आयन, यानी कि हमने पहले ही बता दिया बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल वहां पे एक्ट करेगा, वो ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बेंजीन की जो सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क है उसके दोनों साइड वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन बाउंड क्लाउड है वो वहां पे जनरेट होता है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। तो इजीली कोई भी मैंने यू कैन सी हियर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन द number
ऑल द कार्बन एटम। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने ये सभी कार्बन एटम जो है उसको नंबर दे रखे हैं। जब भी आप देख सकते हैं बेंजीक कॉन्जुगेटेड सिस्टम वहां पे प्रेजेंट होती है, कॉन्जुगेट पाई सिस्टम प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल वहां पे उससे नजदीक आने की कोशिश करता है तो वहां पे इजीली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली हेल्डेड होते हैं, इजीली पोलराइज होते हैं। तो कोई एक पाई बॉन्ड वहां पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के कारण मान लो ये दोनों कार्बन के बीच अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो किसी एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट होगा। और जो कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रोफाइल को देता है उस पे ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यानी कि आप जैसे कार्ब केटायन का फॉर्मेशन होगा। तो इमीडिएटली वहां पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है या कह सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल है, डबल बॉन्ड से वो कॉन्जुगेट सिस्टम है तो वहां पे वो रेजोनेंस दिखाएगा। तो एक नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट आएगा। अगेन आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेट सिस्टम प्रेजेंट है। अगेन वहां पे एक रेजोनेंस आपको मिलेगा, नया स्ट्रक्चर मिलेगा। अगेन ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप देख सकते हैं आगे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम यहाँ पे नहीं दिख रही है। यानी कि जो वैकेंट ऑर्बिटल वहां पे डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन में यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर नया नहीं मिलेगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे। और ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है यानी कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन से स्टार्ट हुआ और इस कार्बन तक वो डीलोकलाइज हुआ, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। और फर्स्ट स्टेप जो वहां पे बेंजीनिक अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं सभी कार्बन के पास sp2, सभी आपको मालूम है बेंजीन में सभी कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, तभी बेंजीन को हम एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते और तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी कि बेंजीन यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस करता है। फर्स्ट स्टेप वो स्लो स्टेप होगा, डिटरमाइन स्टेप होगा। सेकंड स्टेप फास्ट होगा जहां पे बेंजीन अपनी जो एरोमेटिसिटी है रिगेन करने की कोशिश करेगा। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन वहां पे इमीडिएटली वो लॉस करके वहां पे एक स्टेबल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देगा। तो वहां पे आपको जो न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल वहां पे एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन को और इमीडिएटली ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं जो सभी कार्बन है यहाँ पे जो प्रोडक्ट में वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि रिगेन होती है एरोमेटिसिटी बेंजीन की, यानी कि एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बेंजीन ये 2 स्टेप प्रोसेस की पॉसिबिलिटी है और एक 1 स्टेप प्रोसेस की पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे जो ईएस प्रोसेस है 1 स्टेप में होगी या 2 स्टेप में। अगर 1 स्टेप में होती है तो वहां पे ट्रांजेक्शन स्टेट को आइसोलेशन होना चाहिए। अगर 2 स्टेप पे प्रोसेसन होती है, अगर 2 स्टेप प्रोसेस होती है तो वहां पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का आइसोलेशन होना चाहिए। तो पर्टिकुलर एविडेंस के साथ जाएंगे, अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स का वहां पे आइसोलेशन पॉसिबल है तो हम वहां पे कह सकेंगे जो ईएस प्रोसेस है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। जनरली 1 स्टेप प्रोसेस इसलिए नहीं होगी, जो ट्रांजेक्शन है वो हाईली एनर्जी वाला स्टेट है जो हम उसे आइसोलेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि जो ईएस रिएक्शन है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। ओके, तो अगर मैं मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, थैंक यू।